मेरी गलती माफ़ कर दो माँ। यह सब आपकी आँखों के सामने हो रहा था माँ। आपने मुझे रोका क्यों नहीं? काव्या ने भरे हुए गले से अपनी माँ से कहा। बेटा, उस वक़्त मैं तुम्हें रोकती तो तुम्हें लगता कि मैं अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही हूँ और फिर तुम मेरी बात सुनती कहाँ थी? अब मुझे विश्वास है कि तुमने जो गलतियाँ की वह अब भविष्य में नहीं दोहराओगी। आखिर इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। अपनी किशोरी बेटी को यह समझाते हुए रजनी भी भावुक हो उठी। आज एक अरसे के बाद माँ बेटी एक साथ शाम की चाय का आनंद बालकनी में ले रही थी। नहीं तो पिछले कुछ महीनों से काव्या और रजनी में एक सन्नाटा सा पसरा रहता था। आज दोनों इकट्ठे बैठी थी तो रजनी एक सुकून महसूस कर रही थी और काव्या को अपनी माँ पर कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था। चाय का एक सिप भर के रजनी ने माँ को देखा और दूसरे हाथ में उनकी हथेलियां कस कर पकड़ ली, जैसे बोलना चाह रही हो, माँ अब कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। बदले में रजनी ने भी अपनी बिटिया के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। दोनों को यह प्यारी शाम एक सपने की तरह लग रही थी। उनको इस तरह सुकून में बैठे देखकर भला कौन कह सकता था कि अभी 4 दिन पहले इस घर पर और इस घर की लाडली बेटी पर एक खतरा आते आते टला है। अभी माँ बेटी दोनों खामोश थी। तूफान गुजर चुका था। अपने पीछे काव्या को जीवन भर के लिए एक सीख देकर गया था और बांध गया था माँ बेटी को परस्पर विश्वास की एक मजबूत डोर में। चाय पीने के बाद काव्या ने खुद कहा, माँ मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ, कल मैं कॉलेज जा रही हूँ। सच्ची बेटा? यह तो बहुत अच्छी बात है, रजनी ने खुश होते हुए कहा। फिर थोड़ा सशक्ति होते हुए बोली, और जो बेटा वो विशु या उसके दोस्त भी कॉलेज आए तो तुमसे कुछ कहा तो? माँ अब मैं वो स्टूपिड काव्या थोड़ी हूँ। अब मैं विशु जैसे लड़कों से निपटना अच्छी तरह जानती हूँ और फिर मेरी शेरनी मम्मी है ना, ऐसे वैसे के साथ निपटने के लिए। काव्या ने रजनी के गले लगकर कहा तो रजनी ने भी उसके माथे को प्यार से चूम लिया। ठीक है, जा पढ़ाई कर और दादू को भी चाय देती जाना, वो शाम की सैर से वापस आ गए होंगे, रजनी ने कहा। तो अच्छा माँ, बोलते हुए काव्या नन्ही बच्ची की तरह उछलते हुए कमरे में चली गई। इधर गहराती शाम के साथ रजनी की सोच भी कुछ दिन पहले हुए हादसे को एक बार फिर सोचने को विवश हो उठा। किस तरह उसने अपनी बच्ची को बर्बाद होने से बचाया था। सोचकर एक बार तो सिहर उठी रजनी। कितनी सुंदर बिटिया हुई है, एकदम चांद का टुकड़ा। भाभी इसे सबसे बचाकर रखना, कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। अभी इतनी सुंदर है तो बड़ी होकर तो सभी लड़कों को अपनी खूबसूरती से दीवाना बना देगी। बोलते हुए चचेरी ननंद नीलम ने काव्या के हाथों से छुआकर नेग के चांदी के कड़े रजनी को थमाए थे। तब रजनी कहाँ जानती थी कि लड़कियों की खूबसूरती मंचलों को भी आकर्षित करती है और उसका खामियाजा बच्ची के साथ उसके माता पिता को भी भुगतना पड़ता है। कदाचित नीलम का ऐसा बोलना रजनी को एकदम पसंद नहीं आया, पर रिश्ते का लिहाज करके चुप रह गई। आज रजनी का मन बार बार अतीत के पन्ने पलटने पर विवश हो रहा था। स्वभाव से सरल और मृतभाषी के लिए जब मोहन जी का रिश्ता आया था तो कन्या निरीक्षण में ही दोनों के मन एकदम मिल गए थे। रजनी जब मोहन जी से ब्याह कर ससुराल आई तो सास का देहांत पहले ही हो चुका था। ले देकर ससुर जी ही थे घर में। रजनी के पति मोहन जी एक सरकारी बैंक में मुलाजिम थे और बाबूजी एक रिटायर अध्यापक। एक प्यारी सी विवाहित ननंद सविता थी जो जितने दिन मायके में रहती अपनी भाभी के आगे पीछे लगी रहती थी। वैसे भी रजनी का स्वभाव इतना अच्छा था कि बहुत जल्दी किसी को भी अपना बना लेती थी। सविता जब तक रहती घर में रौनक सी लगी रहती। उसके ससुराल जाने के बाद घर बड़ा सूना सूना हो जाता था। मोहन दफ्तर चले जाते और बाबूजी अक्सर धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुबह शाम दोस्तों के साथ सैर करके अपना समय बिताते थे। ऐसे खाली घर में शादी के दूसरे साल ही जब रजनी की गोद भर गई और काव्या का जन्म हुआ तो सबने उसे सर माथे पर बिठाया। घर का अकेलापन खत्म हुआ और उस नीरव शून्यता में काव्या की किलकारियां गूंजने लगी तो रजनी भी मातृत्व के अनोखे एहसास से तृप्त हो उठी। देखने में
सुंदर और चुलबुली काव्या बचपन में तो हमेशा अपनी माँ के आगे पीछे लगी रहती, पर किशोरावस्था तक आते आते माँ से ज्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताने लगी थी। गलत दोस्तों के चुंगल में आकर कुछ बुरी आदतों का शिकार भी हो गई थी। कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में ही फ्रेशर क्वीन का खिताब जीतने के बाद तो काव्या अपनी खूबसूरती का और भी ख्याल रखने लगी। अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। रजनी अपनी लाडो को जब घंटों आईने के पास खड़ी देखती तो एकाध बार टोक देती कि अभी उसके पढ़ाई करने के दिन है, ये सजना संवरना तो बाद में भी होता रहेगा। बदले में चुलबुली काव्या इतरा कर कहती, माँ मुझे तो टिप टॉप रहना ही पड़ेगा, आखिर मैं फ्रेशर क्वीन हूँ। धीरे धीरे काव्या का ध्यान पढ़ाई से हटने लगा था। रजनी अब इस बात को हल्के में नहीं ले पा रही थी, पर रजनी ज्यादा कुछ कहती तो अब काव्या पलट कर जवाब भी देने लगी थी। पता नहीं क्यों रजनी की हर बात काटना जैसे उसने एक आदत से बना ली थी। नए दोस्त, कॉलेज की अलग दुनिया उसे अपनी माँ से दूर करने लगी थी। इसका पता रजनी को तब लगा जब काव्या कई बार उसे झूठ बोलते हुए पकड़ी जाती थी। उसे अपनी माँ बहुत ओल्ड फैशन लगती और उनकी बातें उसे सिर्फ रोक टोक लगती थी। माँ की उन रोक टोक, उन हिदायतों में उसकी भलाई और उसके सुरक्षित भविष्य की मजबूत नींव तैयार की जा रही थी। इसकी समझ उस वक्त नादान काव्या को कहाँ थी। उसे तो बस इधर उधर घूमना, सहेलियों और दोस्तों के साथ सैर सपाटा करना, गप्पे लगाना ही पसंद आता था। लिहाजा उसे अब माँ की बातें सिर्फ बोरिंग लेक्चर लगती, जिससे वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। ऐसे में विशु नाम के एक लड़के से उसकी कुछ ज्यादा ही दोस्ती हो गई थी। अमीर पिता की इकलौती संतान विशु की कमजोरी थी सुंदर लड़कियां। फ्रेशर डे के दिन से ही उसकी नजर काव्या पर थी। वह जब भी काव्या को देखता बड़े ही सभ्य तरीके से पेश आता और उसकी खूबसूरती के यूं का सीधे पड़ता कि काव्या के मन में कुछ कुछ होने लगता। उसका दिल तेजी से धड़कने लग जाता। बहुत जल्दी भोली काव्या विशु के प्रेम में पड़ गई। शुरू में रजनी उसे समझाने की कोशिश करती, पर जब काव्या अपनी माँ की एक ना सुनती और इस वजह से दोनों में तनाव रहने लगा, तो रजनी ने उसे सामने से कुछ कहना ही छोड़ दिया। बस दूर से अपनी बेटी पर नजर रखती थी। रजनी को काव्या के हाव भाव और एकाध बार उसके फोन चेक करने से पता चल गया था कि वह इन दोनों गलत लोगों के साथ दोस्ती कर बैठी है। उसमें विशु भी एक लड़का था जो इन दिनों काव्या से सबसे ज्यादा बात करता था। रजनी ने कई बार काव्या को विशु से दूर रहने को कहा था, पर काव्या उसकी बात नहीं मानती थी। और तो और अब वो अपनी माँ से झूठ भी बोलने लगी थी। किसी सहेली के घर जाने का बहाना करके विशु से मिलने जाती। रजनी अब उसे कुछ कहने के बजाय और कड़ी नजर रखने लगी थी। एक दिन शाम को अपनी किसी फ्रेंड के बर्थडे में जाने की बात कहकर काव्या ने जब यह कहा कि उसे आज आने में देर होगी कि रजनी का माथा ठनका। तैयार होकर निकलने से पहले जब काव्या ने अपना पर्स और मोबाइल टेबल पर रखा और वॉशरूम गई, तब तक रजनी ने फटाफट उसके फोन का जीपीएस ऑन करके लोकेशन अपने व्हाट्सएप से शेयर कर लिया। उसके फोन का लॉक भी उसने बड़ी मुशक्कत से निकाला था। खैर, जैसे ही काव्या घर से निकली, रजनी बाबूजी को बताकर घर से तुरंत निकल गई। रास्ते में उसने ऑटो में पूरी स्थिति मोहन को भी बताई और उसे कहा कि अगर जरूरत पड़े तो उसे भी आना पड़ सकता है। जैसा कि रजनी को पहले से अंदाजा था, काव्या विशु की बड़ी सी कोठी के सामने कैब से उतरी। विशु गेट पर ही खड़ा था। काव्या को देखते ही उसे गले मिलकर हाथ पकड़कर अंदर ले गया। देखकर रजनी का दिल जल गया। बड़ी सी आलीशान कोठी के बाहर एक वॉचमैन था। उसने बताया कि आज विशु का जन्मदिन है। घर वाले 2 दिन पहले शादी में गए हैं। अंदर विशु के अलावा उसके 3 दोस्त और हैं। रजनी सारा माजरा समझ गई। तुरंत मोहन को फोन किया और उसे पुलिस के साथ आने को कहा। और जब वह गेट के अंदर जाने लगी तो वॉचमैन ने पहले तो उसे रोका। फिर जब उसने देखा कि वह एक शरीफ महिला है और अपनी बेटी को बचाने अंदर जाना चाहती है, तो उसे अंदर जाने दिया।
अंदर वो चारों लड़के काव्या को जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश कर रहे थे। रजनी को देखते ही काव्या मदद को चिल्लाई। रजनी उस पल एकदम दुर्गा का रूप बनकर उन लड़कों पर टूट पड़ी। तब तक मोहन जी भी पुलिस के साथ आ गई। काव्या दौड़कर अपने माता पिता से लिपट गई। रजनी ने उसकी फटी बाह पर अपना दुपट्टा उड़ा दिया। दोनों ने उस दिन अपनी बेटी को बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। माँ पापा कब से आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। काव्या ने जब आवाज दी तब अचानक रजनी अपनी सोच से बाहर आई। रात के खाने पर काव्या को मोहन और बाबूजी के साथ हंसते खिलखिलाते देख रजनी के मन में एक सुकून था, अपनी गुड़िया रानी को सही राह पर ले आने का और अपने घर की खुशियां बनाए रखने का। उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।